उठ जाग सिंधी घणपुर बकाया थई गैरन ते तो जनाब, आज हम कराची से 12 मील परे जिस बस्ती की बात कर रहे हैं वो एक यूनिवर्सिटी की कहानी है। इस यूनिवर्सिटी से कई लोगों की अच्छी यादें भी जुड़ी हैं और शायद बहुत बुरी भी। इस दफ़ा जो असले का इस्तेमाल हुआ वो जमीयत नहीं किया। हमें नहीं पता चलता था कि बुरकों के अंदर से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। जब जुलूस जा रहा था तो उसके ऊपर फायरिंग हो गई। कशीदगी चलती गई, बढ़ती गई, पनपती गई, फिर ये बात रुकी नहीं और उसने आकर सीधे सीधे ब्रस्ट मार दी। पहली मरतबा स्टेन गन से फायरिंग की गई। 11 फीट तक उसका भेजा उड़ के गया। जामिया कराची की इस कहानी को देखने और सुनने के बाद आपका जी थक से रह जाएगा। 1960 की उस कोहर आलूद सुबह से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और कंट्री क्लब रोड पर इल्म की खुशबू बिखेरने की तैयारियां हो रही थी। 70 की दहाई की बात करें तो अगर अफसोस ना जाने किसकी बुरी नज़र इस हसीन बस्ती को खा गई। 1968 में एक तरफ फील्ड मार्शल अयूब खान 10 साल इक़्तिदार की कामयाबी पर जश्न मना रहे थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब काबीना से मुस्ताफ़ी होकर डिक्टेटरशिप के खिलाफ मुल्क भर में तूफानी दौरे कर रहे थे। 7 नवंबर 1968 को भुट्टो साहिब रावलपिंडी पहुंचते हैं। वो एक जीप पर खड़े होकर अपने मखसूस अंदाज में रावलपिंडी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के सामने तलबा का अवामी जज्बा भड़काते हैं और अपनी जीप को लेकर आगे निकल जाते हैं। उनके जाने के बावजूद तलबा का सड़कों पर रश खत्म नहीं होता। आपकी पसंद मॉडर्न स्टूडेंट्स जो सोशलिज्म के हामी थे वो लेफ्ट विंग के लोग कहलाते हैं। ये सब आज़ाद ख्याल थे और जदीद इल्म की बात करते थे। कदम उठाते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया जाता है। भुट्टो की मौत के बाद सियासत में शिद्दत आने लगती है जिसके असरात तलबा तंजीमों तक भी पहुँचने लगते हैं। 1979 का दौर शुरू होता है। ये साल जामिया कराची में खून रेजी की इब्तिदा का साल था। इस दौर में इस्लामी जमीयत तलबा पर कि इनके पास एक थंडर स्क्वाड है जो अस्करी विंग का काम करता है। 12 अगस्त 1979 को जब जुलूस जा रहा था तो उसके ऊपर फायरिंग हो गई और पहली मरतबा जो है वो स्टेन गन से फायरिंग की गई जिससे कोई 17-18 तलबा और तालिबात जख्मी हुए। 1979 से 1983 के दौरान दाएं और बाएं बाजू के तलबा के दरमियान कई तसादम हुए। खून रेजी को हवा देने के लिए दोनों विंग्स अफगान पनागुज़ीनों से हथियार खरीदते रहे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे में रियासत कहाँ थी, तलबा यूनियन के पास असलहा कहाँ से आ रहा था। 80 की दहाई में इस्लामी जमीयत तलबा को सरकारी सपोर्ट हासिल थी। आमिर की मोहब्बत में इस्लामी जमीयत तलबा भी आमराना मिजाज में रंग चुकी थी। वो तमाम तलबा को अपने रेडार पर रखती। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक रखने वाला कोई तालिब इल्म अगर जिए भुट्टो का नारा लगाता तो वो मुखबरी में सीधा हवालात चाहता। कराची के अंदर पहली जो असले का इस्तेमाल हुआ वो जमीयत नहीं किया। कराची में इन्होंने वहाँ स्टेन गन से फायरिंग की, ये की इब्तिदा इन्होंने नहीं रखी। में तलबा यूनियंस के इंतखाबात होते हैं और जमीयत को इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लिबरल 1970 में मुल्की सियासत एक नया मोड़ लेती है। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर एक बार फिर आमरीत मुसल्लत कर दी। बात जमीयत कराची में डोमिनेट करती थी। हमें याद है हम जब हुई इन्होंने बहुत, बल्कि ज़ियाउल हक के दौर में तो इन्होंने हमारे लोगों को बहुत तंग किया था। ये लड़कों को कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू कॉलेज, ये हमारे लड़के बैज नहीं लगा पाते थे ज़ियाउल हक के दौर में और इनको इंतज़ामिया की फुल सपोर्ट थी। ज़ियाउल हक का दौर था, जमाती उनके चाहते थे। तो कराची के अंदर पहली दफ़ा जो असले का इस्तेमाल हुआ वो जमीयत नहीं किया। कराची में इन्होंने वहाँ स्टेन गन से फायरिंग की, ये की इब्तिदा इन्होंने नहीं रखी। वो जाने की मिस होती थी। अच्छा, जमीयत कराची में डोमिनेट करती थी। हमें याद है हम जब स्टूडेंट दौर में होते तो NSF में होते थे, ये हमें भी मारते थे हमारे लोगों को भी मारते थे। PSF को भी इन्होंने बहुत, बल्कि ज़ियाउल हक के दौर में तो इन्होंने हमारे लोगों को बहुत तंग किया था। PSF ये लड़कों को कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू कॉलेज, ये हमारे लड़के बैज नहीं लगा पाते थे ज़ियाउल हक के दौर में और इनको
इंतज़ामिया की फुल सपोर्ट थी। ज़िया-उल हक का दौर था, जमाती उनके चहीते थे। मार्च 1981 में एक और हैरानकुन वाक़या पेश आता है। PSF इस दौर में ज़िया-उल हक के खिलाफ पूरे मुल्क में एक तहरीक चला रही है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, मगर कराची यूनिवर्सिटी खुली है। कराची यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए PSF के तलबा नारेबाजी करते हैं कि वहाँ आर्मी की एक जीप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आकर रुकती है। एक मेजर उसमें से निकलकर एडमिन ब्लॉक में चला जाता है। फौज का जो यार है जनरल की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीप का ड्राइवर भाग निकलता है। कुछ ही देर में जीप से निकलने वाले शोले आसमान से बातें करने लगते हैं। कायम खानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि उन पर हमले में थंडर स्क्वाड मुलव्वस थी। उन्होंने ज़रार खान और फर्रुख सईद पर इल्जामात आयद किए। मेरे ज़राए के मुताबिक ये गोली मस्जिद से चली थी और गोली चलाने वाला इस्लामी जमीयत तुलबा का रुकन जहांजेब खान था। इन दिनों कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहने वाले ज्यादातर पंजाबी और पठान तुलबा जमीयत के हामी थे। ये भी हमने देखा कि उस पीरियड में फिर कोई तकरीबन 10-15 दिन तक एक ग्रुप जो है जो वो कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से फायरिंग कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो NAD के हॉस्टल से फायरिंग हो रही है। तो बाकायदा क्रॉस फायरिंग रही कई दिन तक। 80 की दहाई में भी और उसके बाद भी इस्लामी जमीयत तलबा का खासा होल्ड रहा है कराची यूनिवर्सिटी पे। तो जिसका होल्ड होता है चलती भी उसी की है, लोग भी उसी के सुनते हैं। तो एक वक्त वो भी था कि कराची यूनिवर्सिटी और NAD हॉस्टल के दरमियान मुसलसल फायरिंग हुआ करती थी और वो जदीद हथियारों का इस्तेमाल होता था। लाइट मशीन गन से लेकर और दीगर वेपन जो है वो इस्तेमाल होते थे और वो कशीदगी चलती गई, बढ़ती गई, पनपती गई और बिल आखिर वो इस सतह पर पहुँची कि फिर कराची यूनिवर्सिटी में और दीगर तालीमी इदारों में भी असले का इस्तेमाल होने लगा। और फिर जब कहीं झगड़ा होता था, अगर एक तंजीम को वहाँ पे दबाव का सामना है तो उसकी मदद के लिए फिर कुमक पहुँचती थी, जाती कराची यूनिवर्सिटी से ही थी या जिस कॉलेज में ज़्यादा होल्ड उस जमात का होता था वहाँ से जाती थी। ये फैलते फैलते फिर शहरों तक फैलता चला गया। असला आया ही क्यों और आने किसने दी। इस दौर के कुछ सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि तुलबा तंजीमों पर पाबंदी के बावजूद जमीयत के कारकुनान को तो खुली छूट थी, जबकि दीगर तंजीम के कारकुनों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा था। सियासी शतरंज पर आमरीत एक और चाल चल रही थी। ज़िया हुकूमत को मार्शल लॉ की हमायत के लिए उर्दू बोलने वालों को साथ मिलाना था। 15 अप्रैल 1985 को नाज़माबाद में सर सैयद कॉलेज के नज़दीक एक तेज रफ्तार बस तालबा पर चढ़ दौड़ी। हादसे में बुशरा जैदी की जान चली जाती है, मगर शहर एक ना थमने वाले तूफान की जद में आ जाता है। तालिबा की हलाकत पर शुरू होने वाला एहतजाज लिसानी रंग इख्तियार कर लेता है और फसादात फूट पड़ते हैं। इस जंग में महाजर नारे को वो सियासी मकबूलियत मिली जिसकी तवक्को APMSO को भी नहीं थी। शायद इस मार्शल लॉ में MQM को पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नई कुव्वत बनाया जा रहा था। सारी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब था। 1983 में इस्लामी जमीयत तुलबा कराची यूनिवर्सिटी के इंतखाबात में कामयाब हो गई। अलबत्ता पंजाब के बेशतर कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे इस्लामी जमीयत तुलबा की मकबूलियत कम हो रही थी। 1984 में तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे थे, बजाय इसके कि रियासत इन छोटी मोटी लड़ाइयों को कम करने में मदद करती। ज़िया हुकूमत ने तलबा सियासत और यूनियंस पर पाबंदी लगाकर बड़ी गलती कर दी। पाबंदी के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात न सिर्फ चलते रहे बल्कि उल्टा उनमें इजाफा हो गया। उस वक्त PSF कराची की गर्ल्स प्रेसिडेंट राहिला टवाना बताती हैं कि ये वो दौर था जब PSF मार्शल लॉ के खिलाफ डंके की चोट पर लड़ रही थी। कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जमीयत के तुलबा PSF के कारकुनों को एडमिशन नहीं लेने देते थे। एडमिशन लेने के लिए शदीद झड़पें हुआ करती। 1987 में खुले आम असलहा आता दिखाई देता। हमारे लिए एक टफ टाइम आ गया जमात की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, क्योंकि वो बड़ी जमात थी और वो लोग थोड़ा अपनी पावर को यूज़ करते थे। वो दो तरीके से यूज़ करते थे। एक तो जो उनकी गर्ल्स थी वो पहनती थी बुरखे और हमें नहीं पता चलता था कि बुरखों के अंदर से क्या आ रहा है क्या जा रहा है, लिहाजा वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी।
क्योंकि हम सब तो बाकी तंजीमों के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कुछ ढका छुपा ऐसा नहीं था कि हम पता ही ना चले कि कोई चीज़ आ रही है बाहर से या कोई चीज़ जा रही है। वेपन, मेरी मुराद वेपन से है। हमने देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी में वेपन आना शुरू हो चुका है, हॉस्टल्स पे कब्जे होने शुरू हो चुके हैं और क्लासेस भी किसी की मर्ज़ी से होती हैं और नहीं होती हैं। ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो बहरहाल हम एक फ़ाइट के, पढ़ाई के अलावा हम एक फ़ाइट के मूड में आते जा रहे थे। स्टूडेंट थोड़ा गुस्से में आते जाते, सिर्फ हम ही नहीं, बाकी तंजीमें भी, DSF थी, NSF थी और ये ज़्यादा फेमस थी, या इसके अंदर PSA थी, उस वक्त GSM के लड़के थे, ये लोग आ रहे थे हमारी तरफ। इस दौर में अल्ताफ हुसैन का डंका बज रहा था और MKM कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर कामयाब होकर कराची की वाहिद नुमाइंदा जमात का एजाज़ हासिल कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम उसको जवाब देना चाहते हैं, उन्होंने हमारा लड़का शहीद किया है, तो इन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम ये देख लो कि हम मुसलसल उसको कर रहे हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर इनमें एक थोड़ा सा एजिड किस्म का एक आदमी जैसा आया और उसने आकर सीधे सीधे ब्रस्ट मार दिए। उसने जो ब्रस्ट चलाए तो हमारा जो हारून है, दिन के बाद ऐसा हुआ कि जब ये लिस्ट देखने के लिए गए हैं तो इन बच्चों को वहाँ घेर लिया गया और वहाँ पे इन सबको ऑर्डर दिया गया कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, और ये लाइन में खड़े हो गए सारे। PSF के तकरीबन 11-12 लड़के थे, ये लोग खड़े हो गए और बाकी पूरे हमारे स्टूडेंट डेली जैसे आते हैं जाते हैं, नॉर्मली रूटीन के तहत वो लोग आए हुए थे। अचानक इनको दीवार के साथ लगा के इनसे पूछा गया कि तुम में चौधरी हारून रशीद कौन है? 9 लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने कहा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो आखिर में हारून ने कहा कि तुम्हारा मसला क्या है उससे? तो उन्होंने कहा कि उसको तो हम उसको कुछ जवाब देना चाहते हैं कासिम खटक के हवाले से, मगर वो लड़के जो थे वो MKM के लड़के थे, तो उन 11 फीट तक उसका भेजा उड़ के गया। अजीजुल उज्जन को एक उन्होंने गोली मारी उसके सर के ऊपर, एक उसके दिल के ऊपर। जो एक सुहेल रशीद वहाँ से भागा तो उसके ऊपर आकर इसी तरह करके मारी, सिर्फ बैकबोन रह गई, बाकी गोश्त उसका झड़ गया। ये तुलबा के साथ हो रहा है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। और महमूद था, महमूद को इन्होंने इतनी गोलियां, क्योंकि महमूद खड़ा हुआ था उनके साथ, महमूद की टांगों पे गोलियां मारी। शायद अभी तक वो माजूर है, शायद जिंदा है, सांस लेता है, मगर वो माजूर हो चुका था। आप सुनकर हैरान होंगे कि इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद मुबीना टाउन पुलिस कराची यूनिवर्सिटी में कदम क्यों न रख सकी। लाशें कई घंटे तक पड़ी रही, जिन्हें उठाने वाला कोई न था। दहशत की फिजा कई रोज तक कायम रही। इल्म की रोशनी बिखेरती जामिया कराची अंधेरों में डूब चुकी थी और नो गो एरिया बन चुकी थी। पढ़ाई नहीं, बस लड़ाई। हॉस्टल्स में लोगों को अगवा कर लाया जाता। यही हॉस्टल सियासी जमातों का अखाड़ा बन चुके थे। गवर्नर फखरुद्दीन इब्राहिम ये सब देख रहे थे। NED के एडिटोरियम में वो सिंध के तमाम वाइस चांसलर्स के साथ मुलाकात करते हैं। यहाँ बंद कमरे में एक तारीखी फैसला होता है। ये फैसला न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि कराची की हर मुश्किल का तोड़ समझा गया। यूनिवर्सिटी के दरवाजे रेंजर्स के लिए खोल दिए गए, जो आज तक बंद नहीं हुए। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अंडरवर्ल्ड के लोग कैसे कराची यूनिवर्सिटी आते थे, वो कौन था जिससे पूरी APMSO और अल्ताफ हुसैन थर थर कांपते थे। 90 की दिहाई के बाद से अब तक कराची यूनिवर्सिटी में क्या कुछ होता रहा, ये सब जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। दुश्मन जो साथारी हल अगते हक हिसाब चंद टकन जी लालच एवज सिंध धरती खे तो अज़ाब ॾींदे। जिह जी जल जी तू हंज पली तखे बदलो अहिड़ो ख़राब ॾींदे। पंहिंजे मारुनि सांगनि झांगनि जी अखड़ियुनि में तूं आब ॾींदे। मूंखे तो ते हैरत तेरी तुझी गैरत पंहिंजे हथड़नि सां विहारे उभारिया देरनि ते, अलाह सवारिया देरनि ते। पंहिंजे पापी पेट भरण ख़ातिर छो टोलियूं टोलियूं ठाही छो।
सघंदी बस कहिड़ो मक़सद चाही थो वरी वक्त न जतो खां विसरी विया पंहिंजनि जा झुगड़ा त्राही थो जेको सिंध अमर जो कर्ज़ अथई तूं अहिड़े तरीक़े लाही थो पंहिंजूं अखियूं खोले अदा नहीं मारूं रोले अदा एॾो इत्माद न कर तूं मंदनि नेरनि ते एॾो इत्माद न कर तूं मंदनि नेरनि ते तूं विसार भली हा विसार भली मां वेरी कीअं विसारी दुसि जिन अज़ियत ॾेई ईज़ायो पए कीअं खिली वञी खीकारी दुसि जिन ॿोर में अंदर लाश ॾिना कीअं गॾिजी उन्हनि सां घारी दुसि मां आहियां हिलाली मुसाफ़िर पुट कीअं ज़मीर पंहिंजो मारी दुसि उहो मंज़र कीअं विसरे हिन दिलि मां कीअं निकिरे ॾिठा मूं की सतहर पंहिंजो दोदन शेरनि ते ॾिठा मूं की सतहर पंहिंजो दोदन शेरनि ते उठ जाग सिंधी घणा कुर्ब कया अथई वेरनि ते